to amend the Reserve Bank of India Act 1934. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. 131 श्री गोपाल शेट्टी जी। I seek to move for further to introduce a bill further to amend the Right of Person with Disabilities Act 2016. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 136 लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 धारा 58 का संशोधन आदि। श्री गोपाल शेट्टी जी, आपने प्रारंभ किया था पिछली बार। प्लीज नाउ कंटिन्यू। धन्यवाद सभापति महोदय। इस विषय को मैंने प्रारंभ किया था और कुछ बातें बताई थी, कुछ बातें मैं आपके सामने फिर एक बार रखना चाहूंगा। ये जो मेरा प्रस्ताव है, ये कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग पार्टी का गठन करते हैं। लोकशाही अधिकार है, होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव में जो घोषणा करते हैं और फिर जीत कराने के बाद में उसे पूरा नहीं करते। इसलिए मैंने मांग की है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोगों का जो मान्यता प्राप्त है वो रद्द होना चाहिए। हमारे देश की व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्था है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर हमको ये सभागृह को चलाना है, उसका कोरम होना चाहिए, 1/6 ऑफ दी मेजोरिटी होना चाहिए। चुनाव जब हम लड़ते हैं तो हमको अगर 6% पोल्ड वोट के नहीं मिलते हैं तो फिर हमारा डिपॉजिट जब्त हो जाता है। गुजरात के चुनाव में हमने देखा, आम आदमी पार्टी को भी 13% वोट मिल गया, तो उनको पूरे देश भर में उनको मान्यता प्राप्त हुई है। और चुनावी व्यवस्था में ये भी है सभापति महोदय, अब ये 13% का वोट अगर घट जाता है, उनके 3 राज्यों में सांसद और विधायकों की संख्या अगर घट जाती है तो उनका मान्यता रद्द भी होता है। इसलिए बहुत सारे हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन परसों तक तो सिर्फ 8 राजनीतिक पार्टियों को ही मान्यता प्राप्त है, जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया था। अब उसमें एक बढ़ोतरी हुई है। ये हमारी देश की लोकशाही है और यही हमारी लोकशाही की खूबसूरती है कि हमारा देश नियम पे चलता है, कायदे पे चलता है, और नियम और कायदे को सारे देश के 130 करोड़ सभापति महोदय जी, मैं अटल जी का जब भाषण इस सभागृह में होता था तो वो 100 करोड़ भारत देश के लोगों की आबादी की उल्लेख करते थे। 2014 में मोदी जी आ गए, वो 130 करोड़ लोगों की बात करने लगे। आज ही सभागृह में एक सदस्य भाषण में कह रहे थे कि 135 करोड़ का ही देश हो गया। आने वाले 10-20 साल में ये देश की लोक संख्या कितनी बढ़ेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतने बड़े देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम पे हमारा ये देश चलता है, और फिर कल कोई भी उठकर लोक लुभावने घोषणा देकर लोगों को अपने इसमें लेकर अगर चुनाव जीत भी जाता है और उसको पूरा नहीं करता है तो लोगों का इतने बड़े लोकशाही के ऊपर जो विश्वास है वो उड़ जाएगा। हाल ही में जो गुजरात में चुनाव हुआ, हमने देखा किसी भी प्रकार का लोक लुभावना घोषणा और वादा न करते हुए देश के इतिहास में और गुजरात के इतिहास में इतनी बड़ी जीत हुई। अब मतदाता होशियार हो गया है, मतदाता समझने लग गया है, मतदाता को देश की चिंता है, मतदाता को राज्य की चिंता है। 5 साल हमारा नेतृत्व कौन सा एमएलए अच्छी तरह से कर सकता है, कौन से पार्टी का विश्वसनीयता इस देश में है, इन सारी बातों को अभी लोगों ने भांप लिया है और लोग बहुत होशियार हो गए। और ऐसे समय पर हमारी ये इतनी बड़ी जो लोकसभा है, ये लोकसभा में आने वाले दिनों में चुनावी प्रोसेस में जो बदलाव होने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने चिंता करने की आवश्यकता है, नहीं तो जनता जो देश की है वो हमें माफ नहीं करेंगी। हमारे देश में एक बड़े वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े पीआईएल फाइल करते हैं जनहित के लिए, देश हित के लिए, और अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था, जिसके 4-6 दिन के पहले ही
एक जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भी चुनाव आयोग को कहा कि इसके बारे में आपने कोई ना कोई सोच विचार करना चाहिए, कोई गाइडलाइन बनाना चाहिए, कोई नियमावली बनाना चाहिए। सभापति महोदय जी, आपको मैं अगर कहूं तो मैंने पिछली बार भी इस बात को दोहराया था, आज आपके सामने फिर एक बार दोहराता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब देश में चुनाव होगा, और इन दिनों में चुनाव में अलायंस करके भी लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत बार लड़ा गया है, आज भी लड़ा जाता है, आने वाले दिनों में भी लड़ा जाएगा। 2019 के अगर चुनाव की आप बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अलायंस किया। अलायंस करके लोगों के सामने वोट मांगने गए। दोनों पार्टी के लोगों ने अपने घोषणा पत्र पब्लिक के सामने जारी किया, और इन सारी बातों को देखकर जनता ने वोट दिया। 160 के लगभग विधायक चुनकर आने के बाद में भी चुनाव के जब नतीजे आ गए तो शिवसेना ने क्या किया, ये पूरे देश के लोगों ने देखा है। मैं इस बात का यहाँ पर उल्लेख इसलिए करता हूं कि हमारी व्यवस्था में भी अभी कोई सी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई चुनाव अलायंस करके लड़ता है तो चुनाव आयोग के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, ये व्यवस्था नहीं है। ये हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग कौन से आधार पर वोट करेंगे। एक पार्टी की विश्वसनीयता है इसलिए वोट करते हैं। मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेताओं ने संघर्ष कर करके आजादी के 75 साल पार्टी को यहां तक पहुंचाया। हमारे पार्टी की एक विचारधारा है, कुछ बुनियादी मुद्दों को हम लेकर चले, उसमें से बहुत सारे मुद्दों का समाधान करने का देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है। और एक पार्टी की विश्वसनीयता बन जाती है तो उस पार्टी के विश्वसनीयता के ऊपर लोग मतदान के समय वोट देते हैं। मैं इस बात को यहां पर पूरी तरह से ये नहीं कहूंगा कि इस प्रकार के लोक लुभावने वादे नहीं करने चाहिए। चुनाव होता है तो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कहते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ये करेंगे, और फिर सरकार आजादी के 75 साल इस तरह से चला भी। कांग्रेस ने जब सरकार चलाई बहुत साल लंबे समय तक, तो गरीब लोगों के लिए सब्सिडी दी, गरीब लोगों के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो की। वो आज पहल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने जो बजट होता है उस बजट में ही हम सबको करना है। इसलिए हमको आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के पास जाकर सरकार के तिजोरी में पैसा इतना आएगा और उसमें से हम यहां खर्चा करेंगे, और अगर हमको कोई मुफ्त में देना है तो हम यहां पर इस प्रकार से टैक्स बढ़ाएंगे, या तो जहां पर टैक्स का हाथ अभी तक पहुंचा नहीं है वहां पर भी हम टैक्स बढ़ाकर लगाकर देश की तिजोरी में पैसा लाएंगे, और फिर उसमें से ये फ्री में, ये मुफ्त में, ये सब्सिडी में देंगे। इस प्रकार की घोषणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनता उसके पर विश्वास करेगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, और उसके बाद में वो अपना मन बना सकती है। लेकिन ब्लैंकेट ऐसा कोई भी कुछ कहे तो मैं मानता हूं कि इतने बड़े देश के लोकशाही के लिए ये घातक है। इससे देश को आने वाले दिनों में संकट का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे संकट का सामना करने के पहले ही देश का ये जो मंदिर है, लोकसभा जो देश को चलाने का काम करता है, पूरे देश के लिए हम कायदा यहाँ पर बनाते हैं, तो हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने देश के लिए आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में जो भी परिवर्तन करना है, जो भी सुझाव करना है, वो हमको करना पड़ेगा। ये करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो सरकार कायदा लाकर बनाए, या तो हम जैसे लोगों ने सरकार को सुझाव दे, यही प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से, या तो फिर सुओ मोटो कभी कभी लोग, देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL फाइल करते हैं, तो सुओ मोटो कभी कभी न्यायाधीश भी अपना जो मत है वो चुनाव आयोग को और सरकार को समय समय पर देने का काम करते हैं। और फिर इसी तरह से हमारा ये लोकशाही जो है मिलजुल कर हम लोग इस व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इस बात को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो। इस विषय के बारे में हम बहुत सकारात्मक चर्चा करें। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारे पॉलिटिकल लोगों को चुनावी घोषणा करने का भी अधिकार है, लेकिन एक चौकट के अंदर रहकर ही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि देश के तिजोरी में जो पैसा आएगा उसी में से हम खर्चा करने वाले हैं। इस देश में ऐसा कोई भी पूंजीपति चुनाव नहीं लड़ेगा कि भाई ठीक है, पैसा कितना भी आना हो आए, अगर कम पड़ेगा तो मैं मेरे तिजोरी में से दे दूंगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है, दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ।
जो विकसशील देश में कहीं हुआ होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन भारत देश में ऐसा होने की संभावना मुझे कम दिखाई देती है। इसलिए जो टैक्स पेयर का पैसा आएगा, और सभापति जी मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, जो टैक्स पेयर पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, कोई कैसे उनके अनुमति के बगैर इस प्रकार का काम कर सकते हैं, ये भी मेरा एक सवाल है। बिकॉज इट इज अ कमिटमेंट विद द पब्लिक टू द पब्लिक। जो सरकार जो चीज के लिए टैक्स लेती है, वो टैक्स का पैसा के मुताबिक उनको आने वाले दिनों में सुविधा देना, ये चुनकर आए हुए सरकारों का काम है। और फिर ये हमारा एक कमिटमेंट होता है लोगों के साथ में। और फिर आप एक के पास से पैसे लेकर उसकी जो आवश्यकता है वो पूरा ना करते हुए फिर आप कुछ भी करो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए, तो ये तो जनता, देश की जनता को बिल्कुल मान्य होने वाला नहीं है। इसलिए इस विषय पर हमको गंभीरता से सोच विचार करने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि चुनावी रिफॉर्म्स में जो कुछ भी हमको परिवर्तन करना है, आने वाले दिनों में बदलाव करना है, वो हमको करना पड़ेगा। और मैं फिर एक बार गुजरात के जनता का अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे पार्टी के सारे नेताओं ने प्रयास किया, जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया। 27 साल लगातार सिस्टम में काम करने के बाद भी 10-15 साल में एंटी इनकम वैसे फैक्टर आ जाता है और चुनाव के नतीजे परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात में 27 साल कंटिन्यूसली भारतीय जनता पार्टी ने राज करने के बाद में भी इतने बड़े थंपिंग मेजोरिटी से भी, ऐसा भी नहीं कि लड़खड़ाते जीते, इतने बड़े थंपिंग मेजोरिटी से फिर एक बार जनता ने विश्वास सरकार के ऊपर किया है। तो हम जैसे चुनकर आए हुए लोक प्रतिनिधियों का ये काम बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लोगों के लिए एक चौकट बनाया जाए, उनके लिए एक मापदंड बनाया जाए, और जो भी कमियां है, खामियां है, उसको हमको आने वाले दिनों में पूरा करने की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में एक बात और भी रख देना चाहूंगा। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का कॉर्पोरेशन में बहुत लंबे समय तक 25 साल तक हमने अलायंस के साथ में काम किया। 2017 का महानगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी और शिवसेना अलग लड़ी। भारतीय जनता पार्टी को 82 सीट मिले और शिवसेना को 84 सीट मिले, और कुछ लोगों को साथ में लेकर उन्होंने मेयर बनाने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास 82 सीट होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने ना तो मेयर बनाने की बात की, ना विपक्ष में बैठने की बात की। शिवसेना के बाद में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। कांग्रेस और बाकी सारे लोगों के 30-40 सीट मिले थे, तो 82 सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का नेता पद लेने का काम करने का उनको पूरा अधिकार बनता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नैतिकता को बरकरार रखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हम साथ में चलाते थे, और इसने कॉर्पोरेशन में हम अगर अलग लड़के भले जीत कर आए, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की भूमिका करते तो जनता के मानस में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए पब्लिक के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, हम जनता के सेवक हैं। जनता ने हमको उनके आशा और अपेक्षा पे खरा उतरने के लिए कॉर्पोरेशन में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, सरकारें बनती है, और सरकार बनने के बाद में हमने लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करने की आवश्यकता है। मुझे बड़ा गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। 8 साल में पूरे देश का नक्शा बदलने का काम किया उन्होंने। अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने लगन, दिए हुए वादों को पूरा करना, इन सारी बातों के वजह से एक छवि देश में निर्माण करने का उन्होंने काम किया। और ये छवि, सभापति, हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। एक जमाने में हमको जो बड़े बड़े फोरम है विदेश के, उसमें मेंबरशिप मिलता नहीं था, और एक समय ऐसा आ गया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो भारत देश का नाम इतना बड़ा किया और पूरे दुनिया के देशों में घूम के उन्होंने अपने एक छवि तैयार की। आज G20 का अध्यक्ष पद के ऊपर बैठने का काम, उस पर विराजित होने का सौभाग्य भारत जैसे देश को मिला। इसलिए हमने आने वाले दिनों में दुनिया के देशों को दिशा देने की आवश्यकता है। ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा था। 100 साल के पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम विश्वगुरु बनेंगे, तब तो किसी को लगता भी नहीं था, और हम बनते जा रहे हैं। और जब हम बनते जा रहे हैं, भारत देश की छवि, भारत देश की गरिमा, भारत देश की प्रतिष्ठा जब दुनिया के बाजार में हम शिखर पर पहुंच रहे हैं, ऐसे समय पर हमारे देश में जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम है
और इलेक्टोरल सिस्टम को भी हमको बदलने की और उसमें समय समय पर जो जो आवश्यकताएं करने की आवश्यकता उसको करना पड़ेगा। पिछले ही सत्र में सिग्रीवाल जी ने जो 100% वोटिंग की बात की थी, सरकार ने उसको समझाया, उन्होंने विड्रॉ किया। अब मंत्री जी क्या करने वाले मुझे पता नहीं है, मंत्री जी का आदेश का पालन तो हमको करना ही पड़ेगा। उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन उनके बात में भी तो दम है। इतने बड़े पैमाने पे पैसा खर्चा करके हम चुनाव के लिए जाते हैं और फिर एक बड़ा वर्ग चुनाव से वंचित रह जाता है। चलो एक समय का बात अलग था, कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, आज तो सारी व्यवस्था है। डिजिटल इंडिया ने तो क्रांति कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने जब डिजिटल इंडिया का इंट्रोड्यूस किया तो हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन लोग उसके ऊपर टीका करते थे, टिप्पणी करते थे, हंसते थे, गरीब देश है, ये है, वो है, 10 बातें करते थे। लेकिन आज डिजिटल इंडिया ने क्रांति किया है और ऐसे समय पर आप कहीं पर भी हो तो आप अपना वोटिंग कर सकते हो, इसकी व्यवस्था हो रही है। आने वाले दिनों में ऑनलाइन में भी वोटिंग लोग करेंगे, ये भी हमारे देश में आएगा, बहुत दिन दूर नहीं है, उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। इसलिए ऐसे समय पर अब सीनियर सिटीजन को घर पे जाकर उनका वोटिंग करवाना, ये व्यवस्था भी अभी आ गया है। सभापति महोदय जी, इतनी व्यवस्था हम करते जा रहे, यानी हर चुनाव में कोई ना कोई नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलता है, नई नई बातें इंप्लीमेंट होती है। जो बातें मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है कि आज वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में तो होना ही है, होना ही है। घर में अगर एक बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा हो जाती है, तो माँ बाप उसका 25 साल के पहले ही प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है। इसलिए हमको भी हमारे देश के लिए आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, उसका सोच विचार हमको अभी से ही करना पड़ेगा। तो हम करेंगे और ये चर्चा के माध्यम से भी, कायदा जब बदलेगा, जो होगा वो होगा, लेकिन चर्चा भी अगर होता है, पब्लिक डोमेन में भी बात आती है, तो फिर इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने वाले लोगों के ऊपर थोड़ा अंकुश आएगा, थोड़ा डर आएगा। वर्तमान पत्र के लोग इसके बारे में लिखेंगे और इसमें से एक जागृति पैदा हो जाएगी और ये जागृति से ही समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हमने बहुत पहले भी देखा है, बहुत बड़ा बदलाव हम आज भी देख रहे हैं और ये चर्चा के माध्यम से ही होगा। और ये चर्चा करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। और पूरे देश के पूरे राज्यों को दिशा निर्देश देने का काम ये पार्लियामेंट के माध्यम से होता है, ये लोकसभा के माध्यम से होता है। इसलिए इन सारी बातों के ऊपर हमने बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, समय समय पर बदलाव लाने की आवश्यकता है और ये बदलाव आने वाले दिनों में आएगा। और इसलिए मैंने ये प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से मैंने अपने विचार को यहाँ पर, मेरी जो सोच है उसको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम बहुत ही जवाबदार लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, और उस जवाबदारी को निभाते हुए ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, मुझे लगता है कभी कभी सभापति महोदय जी के बैठकर बात करना चाहिए। ये देश में बहुत अमीर लोग भी है, मध्यम वर्गीय लोग भी है और कुछ गरीब लोग भी है, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लाकर जो मेडिकल के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, उससे तो गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन सारे गरीब लोगों को मदद मिलता है क्या इसका? तो नहीं मिलता है। आज एक सामान्य व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है, उसको 3-4 लाख रुपए बिल तो आराम से आ जाता है, 3-4 लाख रुपए बिल आराम से आ जाता है। और हमारे व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की मानसिकता, सभापति महोदय जी, किस तरह का हुआ है। एक व्यक्ति का कल ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज, जब ये पार्लियामेंट में बैठा था तो आया, उसका 4,10,000 रुपए का बिल आया। उस गरीब ने 3,70,000 रुपए पे कर दिया। उसकी अपेक्षा थी कि बचा हुआ अगर मुझे छोड़ देता आपके फोन करने से तो मुझे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैंने मेरे व्यवस्था के माध्यम से वहां मैसेज पहुंचाने का काम किया, तो सभापति महोदय जी आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, वो हॉस्पिटल के लोगों ने सिर्फ 4,000 रुपए का कंसेशन दिया। 4,10,000 रुपए के बिल में मलाड के एक हॉस्पिटल में सिर्फ 4,000 रुपए का कंसेशन दिया। तो ये शायद वो संकेत हम जैसे लोगों को ये देते होंगे कि आगे आप कोई चिट्ठी या तो फोन करने के भी तकलीफ ना करें। इसलिए इस प्रकार की मानसिकता के लोगों के लिए हमको समय समय पर उस क्षेत्र में भी, मेडिकल के क्षेत्र में भी आने वाले दिनों में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए ये प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो मुफ्त में लोक लुभाओं ने वादे और घोषणा करके लोग चुनकर आते हैं और फिर सत्ता पर बैठने के बाद में उसे पूरा नहीं करते हैं,
तो लोगों का तो 5 साल बिगाड़ते हैं, लेकिन देश को जितने आगे बढ़ने से भी वो रोकने का काम करते हैं, इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचनी पड़ेगी। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही हो। मैं चाहता हूं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ में बैठकर इसका एक नियमावली, इसका एक गाइडलाइन मंत्री महोदय जी अपनी आवाज को, इस सभागृह की आवाज को ऊपर तक पहुंचाकर अगर कोई नई व्यवस्था हम बिठाते हैं तो लोगों का एक विश्वास भी हो जाएगा। लोग आने वाले दिनों में जो टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, मेरा रुपया, 1 रुपये का पूरा मुझे 1 रुपया वापस मिलेगा। जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि आप हमको 1 रुपया दे दो, हम आपको 1.25 रुपये का रिजल्ट देंगे, यानी 25 पैसा हम मेहनत करेंगे, आपको 1.25 रुपये का रिजल्ट देंगे। लेकिन कुछ लोग 1 रुपया लेते हैं और 4 आने का उनको व्यवस्था देते हैं, 12 आना इस प्रकार से एन के इन प्रकार से यहाँ वहाँ कर देते हैं। तो ऐसा ना होते हुए देश का जो सामान्य व्यक्ति है, देश का जो गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसके अधिकार पूरे के पूरे मिलने चाहिए। सरकार को जब वो माँ बाप कहता है तो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पालने का, पोसने का काम वो करते हैं, इसलिए उनको माँ बाप कहा जाता है। इसलिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार माँ बाप है, लेकिन सरकार ने उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ने जीत कराने के बाद में कर रहे ना, मोदी जी कर रहे, कितने स्कीम लाए, उज्ज्वला स्कीम से लेकर 10 स्कीम लाया उन्होंने और देश को एक नया दिशा देने का उन्होंने काम किया। जीत कराने के बाद में आप करिए, आपको पूरा अधिकार है। मनरेगा के बारे में इतनी बातें होती थी, मनरेगा में और उन्होंने पैसा बढ़ा कर दिया ये जो आयुष्मान भारत में 40,000 रुपये, 1,000 करोड़ का उन दिनों में जब इंट्रोड्यूस किया था, जब खर्चा था, तो उन्होंने शेयर बाजार से डील करने वाले लोगों के ऊपर 10% टैक्स लगाकर वो सारे पैसे वहां से लाए। ये उन्होंने अपने चातुर्य बुद्धि से किया ना। कोई टैक्स पेयर का पैसा एक से लेकर दूसरे को देने का तो काम नहीं किया उन्होंने एक नई खोज निकाली। इसलिए सरकार पर चुनकर आने के बाद में आप अपने बुद्धि के माध्यम से नई खोज को ढूंढते हुए उसमें से पैसा खड़ा करके आपको जो स्कीम करना है वो करिए। होता है, सभी राज्यों में होता है, केंद्र में होता है, सभी हम लोग एक करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर वेदना ये है कि कोई भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही न हो और वो लोग इस प्रकार से अगर चुनाव में वादे देकर एक अच्छी सिस्टम को अगर तितर बितर करने का काम करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, तो इस लोकसभा के मंदिर ने उसके बारे में गंभीरता से सोचनी चाहिए। मैं अश्विन वैष्णवी जी का भी यहाँ से लोकसभा के इस सभागृह से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। एक वकील अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने पैसे से सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर कायदा बना सकते हैं। लेकिन ये देश के लोकशाही ये है कि एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो न्यायालय में जाकर भी वो जो चाहिए वो करके ले सकता है। ये भी उन्होंने बताने का काम किया और मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का भी अभिनंदन यहाँ से करना चाहूंगा। उन्होंने चुनाव अधिकारी को कहा कि इस बार इसके बारे में आप लोग सोच विचार करिए। मेरा मुद्दा तो ये पहले से ही डाला हुआ था, इसलिए मैं अपने हौसले को और बुलंद करते हुए मंत्री महोदय के पास से अपेक्षा करूंगा कि वो भी इसमें जुड़कर एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में एक रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे, ऐसा भाव प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री भर्तृहरि मेहताब जी।